हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज डेंसिटी के बारे में कि चार्ज डेंसिटी कितने तरह का होता है, टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी, ये हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। और सबसे पहली बात, चार्ज डेंसिटी जो है ये दो तरह का होता है, एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा जो है वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पहले हम बात करेंगे, हम किस पर बात करेंगे? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, और डायग्राम जो है आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद इस डायग्राम को बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चार्ज डेंसिटी कितने तरह का होता है, हम इस पर बात करेंगे। इसकी ज़रूरत हमेशा ही प्रॉब्लम में पड़ती है। तो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, चार्ज डेंसिटी की बात हम करेंगे। और चार्ज डेंसिटी तीन तरह का होता है। पहला जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज अगर हम किसी भी वायर में चार्ज देते हैं, सपोज आपको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ी कि किसी भी वायर में चार्ज देना है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए कि यूनिफॉर्म है, तो जब वायर में चार्ज देंगे तो वहाँ पर जो काम पड़ेगा हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी का काम पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए अगर मान लीजिए कोई भी शीट हो, मान लो कोई भी चादरा हो, शीट हो, अगर उस पर चार्ज देना हो तो ये उसके लिए डायग्राम है। शीट पर अगर चार्ज देना हो तो इसमें हम लोग एरिया कंसीडर करेंगे। शीट का क्या कंसीडर किया जाएगा? एरिया ही तो होगा। तो शीट का एरिया कंसीडर होगा और इसलिए इसमें जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसमें एरिया कंसीडर होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर मान लें कि चार्ज अगर हम दें, कोई भी मान लीजिए कि क्यूब है या क्यूबॉइड है या कोई भी सॉलिड स्फीयर है, अगर उसमें चार्ज दिया जाए और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब हर जगह चार्ज जो है बराबर रूप से बटा हुआ हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो बात करेंगे तो ये होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लीजिए कोई भी क्यूब है या क्यूबॉइड है, इसमें चार्ज दिया गया है, तो यह जो है इसमें जो हम लोग कंसीडर करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चाहे कोई सॉलिड स्फीयर ही हो। और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हम कंसीडर करें तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। पहले तो बात करें कि इंडिकेशन की, लीनियर चार्ज डेंसिटी का इंडिकेशन होता है लेमडा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से इंडिकेट करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं? रो से इंडिकेट करते हैं। और ये भी जान लीजिए कि इंडिकेशन जो है कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इंडिकेशन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इंडिकेशन चेंज हो भी सकता है। अब यहाँ पर देखिए हमने कहा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हम कब करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हम कब करेंगे? जब कोई भी वायर पर चार्ज दिया जाए। जैसे देखिए ये वायर है, अगर हम इस पर चार्ज देते हैं, ठीक है, लिखना बाद में लिख लीजिएगा या आप पॉज करके लिख सकते हैं, लेकिन जरा हम लोग पहले समझ लें। ये आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम समझ भी लेते हैं। देखिए तो अब आइए बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो अगर किसी भी वायर पर हम चार्ज देते हैं तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं। और लीनियर चार्ज डेंसिटी की होगा क्या? चार्ज अपॉन लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज अपॉन लेंथ, तो लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। मान लीजिए इसका लेंथ वायर का मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एल है और चार्ज इसमें कितना दिया गया साहब? क्यू दिया गया।
तो चार्ज अपॉन लेंथ, तो लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अब यहाँ पर देखिए, अगर वेरिएबल कंसेप्ट की बात हो, जरा ध्यान से देखिए, अगर वेरिएबल कंसेप्ट की बात हो तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल। जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे वेलोसिटी अगर हम लिखते हैं तो एक्स बाई टी भी देते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल कंसेप्ट की बात हो तो वहाँ पर हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी लिखते हैं। ये शुरू से फिजिक्स में हम लोग देख रहे हैं, वेलोसिटी लिखना हो हम लोग को तो एक्स बाई टी भी होता है, डी एक्स बाई डी टी भी होता है। तो उसी तरह से लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल तो हुआ ही, लेकिन अगर वेरिएबल कंसेप्ट हो, मतलब अगर वेरिएशन वाली बात हो, कैलकुलस वाली बात हो, चार्ज डेंसिटी जो है चेंज करे, वेरी करे, वेरिएशन कॉन्सेप्ट मतलब बदले, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब, डी क्यू अपॉन डी एल। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, ये हो गया। अब फिर देखिए, जैसे इसी में अगर हमको टोटल चार्ज निकालना हो, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, हम यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, ये आप लोग उम्मीद है लिख लिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर अगर हमको इसी में टोटल चार्ज निकालना हो, डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल, एक बार हम फिर ऊपर लिख रहे हैं, डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर टोटल चार्ज, तो क्या करना पड़ेगा साहब, टोटल चार्ज की बात करें, देखिए अगर हम टोटल चार्ज की बात करते हैं तो क्या करना होगा, देखिए तो इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन डी क्यू और इंटीग्रेशन लेमडा डी एल। तो इंटीग्रेशन डी क्यू कितना होगा, क्यू होगा, इंटीग्रेशन लेमडा डी एल, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद जो सिचुएशन हो, जो वहाँ पर लेमडा का वैल्यू दे, जो डी एल का सिचुएशन होगा, लेकिन ये टोटल चार्ज के लिए जनरल फॉर्मूला हुआ फॉर वेरिएबल कंसेप्ट, ठीक है। अब फिर देखिए, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए, मतलब चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो यहाँ देखिए, मतलब Q अपॉन ए। तो यहाँ भी अगर वेरिएबल कंसेप्ट की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर रो इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब, डी क्यू अपॉन डी ए। क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू डी ए। अब यहां भी देखिए, ये वेरिएबल कंसेप्ट के लिए, ये बात किसके लिए लागू होगा, वेरिएबल कंसेप्ट के लिए, वेरिएशन कॉन्सेप्ट के लिए। बढ़िया कॉन्सेप्ट अगर आएगा, बढ़िया क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर जो है वेरिएबल कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब यहां पर देखिए साहब जरा, डी क्यू कितने के बराबर हो गया, रो इंटू डी ए। अब इसी में आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, अगर हम बात करें फॉर टोटल चार्ज, एक बार हम फिर इसको लिख रहे हैं, डी क्यू इक्वल टू रो डी ए। तो टोटल चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो Q इक्वल टू रो डी ए, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये इसके लिए जनरल फार्मूला हो गया वेरिएबल कंसेप्ट के लिए, ठीक है। यह जो है जनरल फार्मूला किसके लिए हुआ, फॉर द वेरिएबल कंसेप्ट। ये बात समझ गए। फिर आइए दूसरी बात, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो हमने कहा कि अगर जैसे मान लीजिए हम चार्ज देते हैं, सपोज कोई भी मान लीजिए क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, या मान लीजिए कोई सॉलिड स्फीयर हो, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितने के बराबर होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये तो पता है। तो यहाँ पर जो होगा रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, एक बार फिर लिख रहे हैं हम, डी क्यू इक्वल टू रो डी वी। और हमने पहले ही कहा कि इंडिकेशन हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको भी कभी रो से इंडिकेट कर दिया जाता है, इसको भी रो से इंडिकेट कर दिया जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर टोटल चार्ज, किसकी बात करें, टोटल चार्ज, तो क्या करना पड़ेगा,
इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन डी क्यू, क्यू हो गया, और यहाँ पर रो इंटू डी वी, ये हो गया रो इंटू डी वी। ये वेरिएबल कंसेप्ट के लिए आपका जो है सो जनरल फार्मूला हो गया। तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो ये बात होगी। पहले तो ये समझ गए। फिर अब देखिए यहाँ, देखिए सवाल यह है कि चार्ज डेंसिटी हम कंसीडर कैसे करते हैं। तो देखिए चार्ज की एक मेजर प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है वह हमेशा ही आउटर सरफेस पर रेसाइड करता है। चार्ज जो है किसी भी मेटेलिक सरफेस के आउटर सरफेस पर इन जनरल रेसाइड करता है, इन जनरल रहता है। ये लिख लिया आप लोग, इसको मिटा दें। तो देखिए चार्ज की हमने क्या कहा कि एक जनरल प्रॉपर्टी है कि चार्ज ऑलवेज रेसाइड एट द आउटर सरफेस ऑफ द मेटेलिक स्फीयर। इस बात को हम स्टार मार्किंग यहां पर लिख भी देते हैं। चार्ज ऑलवेज रेसाइड्स एट द आउटर surface of the metallic sphere या बॉडी जो भी है, अगर कोई भी मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक बॉडी है, तो ये आउटर सरफेस पर रिसाइड करेगा। दिस इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये चार्ज की जनरल प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है आउटर सरफेस पर रेसाइड करता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पर हमेशा ये कंसीडर होगा या नहीं होगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये सरफेस की नेचुरल प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी है कि उसमें फ्रिक्शन होता है। लेकिन क्या पूरे फिजिक्स में हम लोग हर जगह फ्रिक्शन लेते हैं क्या? कहा जाए तो 90% तो नहीं ही लेते हैं। फ्रिक्शन टॉपिक में कंसीडर करते हैं और कहीं कहीं अगर हमको क्वेश्चन कंपेल करता है, कहता है ऐसा मानने को, तब फिर हम जाके मानते हैं, अदरवाइज नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज की जनरल प्रॉपर्टी है या ये कहिए कि नेचुरल प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है? चार्ज की जनरल प्रॉपर्टी है, या इसको आप कहिए कि ये नेचुरल प्रॉपर्टी है चार्ज की। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा हम ये कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, या एक मेजर क्वेश्चन है कि कब कंसीडर करना है, कब कंसीडर नहीं करना है। देखिए ये चार्ज की नेचुरल प्रॉपर्टी जरूर है। तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, तब तो जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वही हम लोग लेंगे, ऊपरी सरफेस पर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि आप जो है चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानिए, अगर क्वेश्चन कहता है कि आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म मानिए, तब वैसे स्थिति में जाकर के हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये आप लोग लिख लिए हैं, इसको हम हटा दें। जरा देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, सपोज मान लीजिए अगर कोई भी सॉलिड स्फीयर है, मान लीजिए अगर ये कोई भी सॉलिड स्फीयर और ये मेटेलिक है, तो यहाँ पर चार्ज की जो नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसके आधार पर जब हम चार्ज देंगे साहब, तो ये इसके ऊपरी सरफेस पर रेसाइड करेगा। कहाँ रेसाइड करेगा? इसके ऊपरी सरफेस पर रेसाइड करता है। ये नेचुरल प्रॉपर्टी के अनुसार, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है। अब पहले तो मन में आपको ये भी हो सकता है कि ऐसा क्यों कि ऊपरी सरफेस पर ही चार्ज रेसाइड करेगा। तो देखिए इसके पीछे अंदर की बात क्या होती है, जरा समझिए इसको। इसके पीछे अंदर की बात क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी सॉलिड स्फीयर है और अगर हम चार्ज इसमें
यूनिफॉर्मली दें, ऐसे इस तरह से हम यूनिफॉर्मली दें चार्ज को, ऐसे दें, तो होता क्या है कि यहाँ पर ये प्लस प्लस क्या होगा साहब, रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन के वजह से क्या होता है कि यह जो है दूर दूर भागता है, और इस वजह से ये मैक्सिमम डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहता है। इसको ऐसे समझिए, मान लो कोई भी दो जानी दुश्मन हो, उसको रूम के अंदर आप बंद कर दीजिए, या दोनों को कहिए आप लोग रूम में बैठिए, हम लोग आते हैं घूम फिर के, तो क्या दोनों गले मिलेगा? तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, एक कॉर्नर पकड़ के रहेगा, दूसरा कॉर्नर पकड़ लेगा, वो उधर मुंह घुमा के रहेगा, ये इधर मुंह घुमा के रहेगा। इवन कोई फंक्शन में ही अगर किसी दो दुश्मन की मुलाकात हो जाती है तो एक उधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण चला जाता है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहेगा, तो इस वजह से इन ऑर्डर टू मेंटेन मैक्सिमम डिस्टेंस, चार्ज resides at the outer surface of the metallic sphere। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करने के कारण, रिपल्सन के कारण, ये इस तरह का सिचुएशन जो है ये ले लेता है, ऊपरी सरफेस पर चला जाता है। अब फिर आपको मन में हो सकता है कि ऐसे मान लीजिए इस दोनों में भी तो रिपल्सन होगा, बिल्कुल होगा। तो जब इस दोनों में रिपल्सन होगा तो ये चार्ज इधर जाना चाहेगा और ये इधर आएगा, ठीक बात है। जब इस दोनों में रिपल्सन होगा तो, लेकिन ये चार्ज क्या कहेगा, आ जाओ तुम्हारा स्वागत करते हैं। क्या ये इधर जाएगा तो इसको ये आने देगा, फिर ये इधर से इसको ठेलेगा, और ये इधर जैसे आएगा तो ये फिर इधर इसको रिपेल करेगा, चल जाओ उधर, वो भी कहेगा चल जा इधर। तो अल्टीमेटली दोनों का मिजाज ठंडा हो जाएगा, और जो जहाँ पर है वहीं पर जा कर के अस्थिर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये याद भी रखना, ये चार्ज की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है आउटर सरफेस पर जा कर के रेसाइड करता है अल्टीमेटली। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन कहेगा हमको यूनिफॉर्म मानने, तो हमको यूनिफॉर्म मानना पड़ेगा, मुझे यूनिफॉर्म मानना पड़ेगा, आपको यूनिफॉर्म मानना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा कहता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यह ऐसा तब होगा इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चाहे कोई मेटेलिक स्फीयर क्यों नहीं हो, नेचुरल प्रॉपर्टी कुछ भी हो, क्वेश्चन कहे दिन तो दिन, क्वेश्चन कहे रात तो रात, तो अगर क्वेश्चन कहता है कि आप मानिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। नहीं कहे तब जो नेचुरल प्रॉपर्टी है आउटर सरफेस पर, हम इसकी बात करेंगे। तो यहीं पर देखिए, अगर ऊपर के सरफेस पर रहेगा चार्ज, तो अगर मान लीजिए हम सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, दोनों के सॉलिड स्फीयर का है, दोनों के सॉलिड स्फीयर का है, लेकिन यहाँ जो हो जाएगा ये चार्ज अपॉन एरिया होगा। तो मतलब चार्ज अपॉन एरिया कितना साहब, 4 पाई, अब जो भी रेडियस आप मान लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, अगर ये सेंटर है, ये आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको आप सिग्मा मानिए, रो मानिए, इंडिकेशन आर इन फास्ट नहीं है, ठीक है। तो यह जो होगा साहब, ये क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, चार्ज अगर दिया जाए वॉल्यूम कोई भी सॉलिड स्फीयर पर, और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो वो कैसे हो, यूनिफॉर्मली हो, तब जो लेंगे इसमें हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या लेंगे साहब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और फिर यहाँ पर जो हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो मतलब Q अपॉन V। और V जो लेंगे अब सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, क्या लेंगे साहब, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 4/3
4/3 पाई आर क्यूब, ये लेंगे, या जो भी सिचुएशन कहेगा फिर उसके अनुसार हम लोग कंसीडर करेंगे। चूँकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वजह से हम लोग ऐसा लेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो नेचुरल प्रॉपर्टी के अनुसार चार्ज सरफेस पे जाएगा और फिर यहाँ पर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म लेना है या नहीं लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन कहे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। मतलब हमेशा उस एग्जाम्पल को याद रखिएगा जो हम बराबर दिया करते हैं कि क्वेश्चन अगर आप किसी बच्चे को पूछते हो कि 1 रुपया में 4 दर्जन केला तो 5 रुपया में कितना दर्जन, तो बच्चा अगर ये पूछता है कि 1 रुपया में 4 दर्जन मिलता कहाँ है, तो ये आपको नहीं पूछना है। बात समझ गए ना। हमारा चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय RK जे सर, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। फिर यहाँ तक आप लिख लीजिए और फिर अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में भी दीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आगे हम जो है कूलम्ब्स लॉ के और अच्छे कंसेप्ट पर आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह का प्रॉब्लम टिप्स है, किस तरह का एप्लीकेशन कूलम्ब्स लॉ का अच्छे प्रॉब्लम में होता है, हम इस पर बात करेंगे।